प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं नामक अध्याय के शेष रहे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी 2 प्रश्नों को हल किया था। आज हम शेष रहे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के साथ ही परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने कौन से तरीके अपनाए? इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास हुआ। बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों में क्रांतिकारी भावना का तेजी से प्रसार हुआ। क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायियों का विश्वास था कि अहिंसा और वैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। क्रांतिकारी मानते थे कि हिंसा और भय दिखाकर स्वराज्य व स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। वे मातृभूमि को तत्काल विदेशी बंधन से मुक्त कराना चाहते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने गुप्त समितियों का गठन किया, युवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अस्त्र शस्त्र एकत्र किए तथा समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समितियों की स्थापना की। ये समितियां युवकों को भारतीय इतिहास और संस्कृति से अवगत कराती थी तथा उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत करती थी। वे युवकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न कर उन्हें मातृभूमि को विदेशी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार करती थी। इस कार्य के लिए क्रांतिकारियों ने पिस्तौल, बंदूक और गोला बारूद का रास्ता चुना। साथ ही हम इस प्रश्न में प्रमुख क्रांतिकारी व घटनाओं के बारे में लिखेंगे। इसे हम इस तरह लिखेंगे, इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे चापेकर बंधु, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, सावरकर बंधु, चंद्रशेखर आज़ाद तथा सरदार भगत सिंह। ये सभी क्रांतिकारी भीख मांगकर स्वराज प्राप्त करने में विश्वास नहीं करते थे। 1928 में दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक आयोजित की गई और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया गया। पंजाब में भगवती चरण व भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल पास कराना चाहती थी। क्रांतिकारियों ने इस बिल को रुकवाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इस कार्य को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया। जब 9 अप्रैल 1929 को इस बिल पर असेंबली में चर्चा चल रही थी, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, अपितु वे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। बाद में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। 1928 में लाहौर में साइमन वापस जाओ आंदोलन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शुरू हुआ। पुलिस से हुई झड़प के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिससे क्रांतिकारी भड़क उठे और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। जतीन्द्र नाथ दास द्वारा भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों को जेल में सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई और अंततः उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। इधर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण और अनेक क्रांतिकारी नेताओं की मृत्यु से क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत हानि हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांति की योजना बनाने के लिए 27 फरवरी 1931 में क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई, किंतु दुर्भाग्य से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने अंतिम क्षण तक ब्रिटिश सिपाहियों से लोहा लिया, किंतु जब उन्हें लगा कि वे बच नहीं पाएंगे तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। क्रांतिकारी आंदोलन में भारतीय वीरांगनाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, प्रेमवती आदि महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है,
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई थी एवं भारत की स्वतंत्रता के लिए उसके योगदान को लिखिए। अथवा यह प्रश्न परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है, आज़ाद हिंद फौज का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। इस प्रश्न को हम इस तरह लिख सकते हैं, जापानियों द्वारा ब्रिटिश सेना के अनेक सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए थे। उनमें एक सैनिक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह थे, जिन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को संगठित करके फरवरी 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इस फौज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में जापान पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के संचालन का कार्य उनको सौंपा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के पश्चात घोषणा की कि ईश्वर के नाम पर मैं पवित्र शपथ लेता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराऊंगा और मैं इस पवित्र युद्ध को अपने जीवन की अंतिम सांस तक जारी रखूंगा। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी लगाया। 1944 ईस्वी को रंगून से प्रस्थान कर बर्मा में अंग्रेजों को पराजित करने के पश्चात भारत में प्रवेश किया। भारत की भूमि पर आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध किए तथा अनेक बार ब्रिटिश सेनाओं को परास्त किया। बर्मा भारत सीमा पार कर प्रथम बार 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्र भूमि पर तिरंगा झंडा फहराया। इसके पश्चात नागालैंड तथा कोहिमा पर भी अधिकार कर लिया, परंतु आगे उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। 1945 ईस्वी में एक वायुयान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का स्वर्गवास हो गया। इसी वर्ष अंग्रेजी सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर, जिनमें प्रमुख थे सहगल, ढिल्लन तथा शाहनवाज खां आदि पर मुकदमा चलाया। देश भर में उनकी रक्षा के लिए आवाज़ उठी। अतः ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर आज़ाद हिंद फौज के सभी सैनिकों को मुक्त करना पड़ा, जिससे भारतीय जनता में आज़ाद हिंद फौज के प्रति एक अपार निष्ठा की भावना बढ़ी तथा भारत की नौसेना तथा वायुसेना को शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा मिली। वास्तव में आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की क्रिया को और अधिक तीव्र कर दिया। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के कार्य ने पाकिस्तान के निर्माण की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की, समझाइए। इस प्रश्न के उत्तर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 20वीं शताब्दी के आरंभ में सांप्रदायिकता की भावना ने जोर पकड़ा। मुसलमानों का एक वर्ग कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी मानने लगा था। अंग्रेज सरकार भी कांग्रेस के आंदोलनों को विद्रोह के रूप में देखती थी, इसलिए वे कांग्रेस की एक प्रतिद्वंदी संस्था की स्थापना करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के संकेतों को देखते हुए मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में ढाका में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। मांगों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, विधानमंडलों में मुसलमानों को अधिक स्थान, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में रियायतें और गवर्नर जनरल की परिषद में मुसलमान प्रतिनिधि की नियुक्ति का आग्रह था। अंततः लॉर्ड मिंटो भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का जनक बना। इस प्रकार अंग्रेज सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करके आगा खां तथा अन्य मुस्लिम नेताओं ने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। उन्होंने 1907 के लखनऊ अधिवेशन में लीग के संविधान को लागू किया। मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे, पहला, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करना, दूसरा, ब्रिटिश शासन के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मांग करना, तीसरा, लीग के उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना मुसलमानों तथा अन्य जातियों में यथासंभव मेलजोल रखना। लीग के इन उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि वह एक सांप्रदायिक संस्था थी। अतः राष्ट्रवादी मुसलमानों ने लीग की स्थापना का विरोध किया और वे कांग्रेस में ही बने रहे। अगली हेडिंग हम डालेंगे, लीग द्वारा पाकिस्तान निर्माण की पृष्ठभूमि। इसमें हम लिखेंगे, मुस्लिम नेताओं के मन में पाकिस्तान की स्थापना का विचार अचानक नहीं हुआ, अपितु यह धीरे धीरे विकसित हुआ। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने सर्व इस्लाम की स्थापना से प्रेरित होकर पाकिस्तान की स्थापना के विचार को प्रस्तुत किया। अंग्रेजी विश्वकोश के अनुसार पाकिस्तान की सबसे पहली परिकल्पना एक पंजाबी मुसलमान रहमत अली के दिमाग की उपज थी। पूर्व में राष्ट्रवादी मुसलमान रहे
मोहम्मद अली जिन्ना भी अंततः सांप्रदायिक बन गए और अक्टूबर 1938 ईस्वी में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। 1941 में मुस्लिम लीग ने मद्रास अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने आग में घी का काम करते हुए पाकिस्तान की मांग को प्रोत्साहित किया और इस तरह अंततः भारत विभाजन पर कांग्रेस को आम सहमति बनानी पड़ी। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन किया गया? कांग्रेस ने भारत विभाजन को क्यों स्वीकार किया? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। माउंटबेटन योजना और भारत का विभाजन। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देकर भारत भेजा था, जिससे वे कैबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों को शासन सत्ता सौंप सके। माउंटबेटन ने भारतीय राजनीति का गहनता से अध्ययन किया। विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में स्थायी शांति के लिए पाकिस्तान की योजना को स्वीकार करना आवश्यक है। कांग्रेस के नेता विभाजन नहीं चाहते थे, परंतु लीग विभाजन के अलावा और कोई बात करने को तैयार नहीं थी। अंततः सांप्रदायिकता के पागलपन के ज्वार के समक्ष विवश होकर कांग्रेस को भारत विभाजन की सहमति देनी पड़ी। अंतरिम सरकार की अपंगता, सांप्रदायिक हिंसा का ज्वार, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, कांग्रेस नेताओं की विवशता तथा ब्रिटिश कूटनीति के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की उसके अनुसार भारत को दो भागों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किए जाने तथा सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को करने संबंधी प्रावधान किया गया। योजना में पंजाब, बंगाल, सिंध, असम, बलूचिस्तान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की गई। माउंटबेटन की योजना को कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की। मुस्लिम लीग समस्त बंगाल, असम, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी, परंतु माउंटबेटन के दबाव के आगे उसे योजना को स्वीकार करना पड़ा। इन प्रश्नों को हल करने के पश्चात आइए कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम हल करेंगे। उन प्रश्नों में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसने किया? विकल्प के रूप में पहला विकल्प दिया हुआ है विलियम बेंटिंग, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड कर्जन और चौथा महारानी विक्टोरिया। यहाँ पर इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में किस नेता का स्वर्गवास हो गया था? विकल्प 1 विपिन चंद्र पाल, विकल्प 2 लाला लाजपत राय, विकल्प 3 बाल गंगाधर तिलक और विकल्प 4 केशव देव दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं लाला लाजपत राय का निधन हो गया था, तो हम यहाँ पर विकल्प 2 लाला लाजपत राय का चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम अपनाया गया। विकल्प 1 1908 में, विकल्प 2 1912 में, विकल्प 3 1918 में और विकल्प 4 1920 में दिया हुआ है। हम यहाँ पर सही विकल्प के रूप में 1920 को चुनेंगे। प्रश्न 4 दिया हुआ है, दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। विकल्प 1 मोतीलाल नेहरू, विकल्प 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प 3 महात्मा गांधी और विकल्प 4 मौलाना आज़ाद। जैसा कि हम जानते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, अतः हम विकल्प 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू का चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वराज्य दल की स्थापना की। विकल्प 1 चित्तरंजन दास ने, विकल्प 2 उधम सिंह ने, विकल्प 3 चंद्रशेखर आज़ाद ने और विकल्प 4 अरविंद घोष ने। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी स्वराज्य दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, तो यहाँ पर विकल्प में हम विकल्प 1 चित्तरंजन दास को चुनेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 चित्तरंजन दास। इसके पश्चात हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला रिक्त स्थान है 1942 में रिक्त स्थान मिशन भारत आया। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे क्रिप्स। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन का विरोध लोगों ने सड़कों पर रिक्त स्थान गीत गाते हुए किया। यहाँ पर हम लिखेंगे वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा रिक्त स्थान ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, अतः हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है,
9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट रिक्त स्थान नामक स्थान पर गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। यहाँ पर हम काकोरी लिखेंगे। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य का पहला प्रश्न है 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसका उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका उत्तर आएगा सत्य। प्रश्न तीसरा है करो या मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया। इसका उत्तर आएगा असत्य, क्योंकि करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ। इसका उत्तर आएगा सत्य। अगला प्रश्न है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ। इसका उत्तर आएगा असत्य। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ। इसका उत्तर आएगा मार्च 1919 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था। इसका उत्तर हम लिखेंगे 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर आएगा सर जॉन साइमन। अगला प्रश्न किस क्रांतिकारी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका उत्तर आएगा उधम सिंह। अगला प्रश्न है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न क्रिप्स मिशन भारत कब आया। इसका उत्तर है 22 मार्च 1942। अगला प्रश्न फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। जैसा कि हम जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहाँ पर हम लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। इसका उत्तर आएगा 4 जुलाई 1947। अगला प्रश्न रोलेट एक्ट का कोई एक उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर आंदोलनकारियों का दमन करना। अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए, जिसमें हमें अ और ब 2 कॉलम दिए हुए हैं। अ की तरफ हमारा पहला विकल्प है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा नमक कानून को तोड़ा, तीसरा दिल्ली चलो का नारा दिया, चौथा भगत सिंह को फांसी और पांचवा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। जबकि ब की तरफ हमारा पहला विकल्प क है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, ख महात्मा गांधी, ग कैप्टन मोहन सिंह, घ सुभाष चंद्र बोस और ड लाहौर में। अब हमें अ और ब के कॉलमों का सही मिलान करना है। अ की तरफ जो हमारा पहला विकल्प है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे हम ख महात्मा गांधी से मिलाएंगे। दूसरा विकल्प नमक कानून को तोड़ा, इसे हम 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से मिलान करेंगे। तीसरा विकल्प दिल्ली चलो का नारा दिया, इसे हम घ सुभाष चंद्र बोस से मिलाएंगे। और चौथा विकल्प भगत सिंह को फांसी, इसे हम विकल्प ड लाहौर में मिलाएंगे। और पांचवा जो हमारा विकल्प है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, इसे हम कैप्टन मोहन सिंह से मिलाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पश्चात आइए हम कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। उत्तर हम लिखेंगे साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। अगला प्रश्न पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को कब और कहां स्वीकार किया गया, अथवा 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसमें कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य स्वीकार किया और इसकी प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का फैसला किया। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट क्या था, समझाइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। यह सन 1919 में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था, अतः गांधी जी ने इस एक्ट का व्यापक विरोध किया। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के पश्चात हमारा अगला लघुत्तरीय प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को लिखिए, अथवा
जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम हुए। इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। विरोध में पूरे देश से आवाज उठी। पंजाब में भी रॉलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलवाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन विरोध सभा हुई। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी भी प्रकार की चेतावनी दिए बिना अपने सैनिकों को सभा की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए तथा 2000 के लगभग घायल हो गए। जलियांवाला कांड से जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष की भावना जागृत हुई। इसके बाद असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, इसके क्या सिद्धांत थे, अथवा असहयोग आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया गया। जलियांवाला बाग का हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट का विरोध, अंग्रेजी सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज्य की प्राप्ति असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। असहयोग आंदोलन के 3 आधारभूत सूत्र थे: कौंसिलों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार और विद्यालयों का बहिष्कार। इस आंदोलन के अग्रलिखित कार्यक्रम थे: पहला, सरकारी उपाधियों का त्याग व अवैतनिक पदों का बहिष्कार। दूसरा, वकीलों और बैरिस्टरों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। चौथा, स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा अपने पदों का त्याग। और पांचवा, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार। तीसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन के परिणाम बताइए। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। असहयोग आंदोलन के परिणाम, इस आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। पहला, देश भर में एक सी विचारधारा व राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ व विभिन्न संप्रदायों और प्रांतों के लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे आ गए। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। गांधी जी ने सभी वर्गों के लोगों पर जादू सा कर दिया था और सबको एक दिशा में चलने वाला एक पचरंगी दल बना लिया था। तीसरा, इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था के ढांचे को झकझोर दिया। अंग्रेजों को लगने लगा कि बिना उदारवादियों के सहयोग के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा, लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लगाव की प्रवृत्ति जागृत हुई। परिणाम स्वरूप कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। पांचवा, अंग्रेजी भाषा का महत्व जाता रहा और कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। चौथा प्रश्न, साइमन कमीशन कब और क्यों भेजा गया था, इसका भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। इसका उत्तर हम लिखेंगे। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया, जिसका काम सरकार के सामने यह रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि 1919 ईस्वी का एक्ट कहां तक सफल रहा है। इस कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। जहां यह कमीशन जाता था वहां हड़तालें होती थी, काली झंडियां दिखाई जाती थी और साइमन लौट जाओ का नारा लगाया जाता था। इसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय का निधन हो गया। अगला प्रश्न है, स्वराज्य दल की स्थापना कब व किसने की, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर है, कांग्रेस के कुछ नेताओं जिनमें प्रमुख थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1900 में स्वराज्य दल की स्थापना की। स्वराज्य दल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, असहयोग की नीति का त्याग कर नवीन नीतियों पर चलना। दूसरा, नौकरशाही के कार्यों में काउंसिल में प्रवेश करके रुकावट डालना। तीसरा, विधान परिषद का चुनाव लड़कर उसमें अपना पक्ष रखना। चौथा, सरकारी अनुचित कार्यवाहियों के साथ असहयोग की भावना रखना। पांचवा, विधान परिषद के चुनाव जीतकर संविधान को असफल तथा खोखला सिद्ध करना। छठा प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव क्या थे, सरकार ने इन प्रस्तावों को वापस क्यों लिया। इसका उत्तर हम लिखेंगे। क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत आया
उसने पर्याप्त काल तक भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संप्रदाय के नेताओं से वार्ता की तथा अपनी योजना प्रस्तुत की, परंतु उसकी योजना को सभी राजनीतिक दलों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत कर दिया था। पहला है, कांग्रेस मुख्यतः क्रिप्स मिशन से इस कारण असंतुष्ट थी क्योंकि इसमें उसकी पूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। दूसरा, क्रिप्स योजना में मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, जिसके कांग्रेस पूर्णतः विरुद्ध थी। तीसरा, संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति देशी नरेशों को प्रदान करके राज्यों की प्रजा के हितों की अवहेलना की गई थी। चौथा, कांग्रेस चाहती थी कि युद्ध काल में ही भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना हो, परंतु युद्ध काल में ब्रिटेन तनिक भी शक्ति का परित्याग नहीं करना चाहता था। सातवां प्रश्न है, शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? यह क्यों असफल रहा? इसका उत्तर हम लिखेंगे। लॉर्ड वेवेल ने घोषणा की थी कि 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन होगा। सम्मेलन में तय हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल मिला-जुला होगा तथा उसमें 14 मंत्री होंगे। इसमें 5 कांग्रेस, 5 लीग तथा 4 वायसराय द्वारा मनोनीत होंगे। वायसराय ने कांग्रेस तथा लीग को 8 से 12 नाम देने को कहा। कांग्रेस ने जो सूची वायसराय को भेजी उसमें 2 सदस्य मुस्लिम थे, परंतु जिन्ना चाहते थे कि मुसलमान प्रतिनिधि लीग के सदस्यों में से ही लिए जाएं। इसका कारण यह था कि जिन्ना कांग्रेस को हिंदू संस्था सिद्ध करके लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा करना था। लीग के असहयोग के कारण शिमला सम्मेलन असफल हुआ। सम्मेलन की असफलता का कारण जिन्ना का हठधर्मी होना था। अगला प्रश्न है 8वां, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला, आंदोलन प्रारंभ होते ही सभी राष्ट्रीय नेताओं को जेल में भेज दिया गया, अतः नेतृत्व व संगठन में कमी आई। दूसरा, नेताओं के अभाव में आंदोलन हिंसात्मक हो गया, जिसे अंग्रेजों ने राजद्रोह माना व मनमाने ढंग से 2 माह में कुचल दिया। तीसरा, भारत के नवाब व हिंदू नरेश तटस्थ रहे या अंग्रेजों के पक्ष में रहे। चौथा, भारतीय सैनिकों ने व देश की पुलिस ने आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेज शासन के भक्त बने रहे। पांचवा, संपूर्ण देश में आंदोलन फैलने से पहले ही उस पर ब्रिटिश सरकार ने काबू पा लिया था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और साथ ही परीक्षा के लिए इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।